हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिस्कल पॉलिसी वाला लेक्चर है। तो फिस्कल पॉलिसी जो हम कर रहे थे, फिस्कल पॉलिसी, तो अब ये वाले लेक्चर के बाद हम फिस्कल पॉलिसी एक दो लेक्चर और लगेगा शायद, फिर ख़त्म हो जाए। तो हमने आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल देखा था पिछले वाला, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो मेरे पिछले लेक्चर में आप चले जाइए, उसमें एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है और आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल थी, ठीक है। इसको एज एग्रीड इन एपीए ये सब चीज़ें डिस्कस किया गया। चलिए आइए आगे देखा जाए कि भाई आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है, ठीक। तो ये सब सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। चलिए म्यूचुअल यहाँ पे देखा जाए। म्यूचुअल ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखना है। देखिए आंसर आप लिखोगे ना तो इतना डिटेलिंग ये लोग दिए हुए हैं, वैसे मेंस में आप इतना डिटेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं। चलिए आइए, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर क्या है बस देख लेते हैं क्या है ये अल्टरनेटिव है अवेलेबल टू टैक्स पेयर के लिए एक अल्टरनेटिव दिया गया है फॉर रिजॉल्विंग डबल टैक्सेशन डिस्प्यूट। डबल टैक्सेशन मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन डिस्प्यूट को हटाने के लिए वेदर ज्यूरिडिशियल और इकोनॉमिक, ज्यूरिडिकल और इकोनॉमिक इन नेचर, ठीक है। तो एक एमएपी एक एग्रीमेंट हो जाता है जिससे आप डबल टैक्स देने से बच जाते हो। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, डबल टैक्सेशन, भाई ये आप काम कर रहे हो इस कंट्री में, एक मिनट। दो स्टेट्स है, मान लो ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, तो दोनों में एग्रीमेंट हो जाए। मान कोई बंदा यहाँ काम कर रहा है पर रहने वाला यहाँ का है, ठीक है। तो ये काम यहाँ जा करके, ये बंदा यहाँ जा करके काम कर रहा है, बी कंट्री का बंदा है, ये ए में काम कर रहा है, यहाँ भी टैक्स लग रहा है, यहाँ भी। तो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है उसको दो स्टेट हैं, दो पार्टीज़ हैं जो भी अपना म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं किसी टर्म्स पे, तो दैट्स ऑल। बस यही है कि एग्रीमेंट है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर पूरा इसमें आ जाएगा। फिर देखिए एमपीए में क्या मैकेनिज्म है, लेड डाउन इन द टैक्स ट्रीटीज। तो एमएपी इज अ मैकेनिज्म विच इज लेड डाउन इन द टैक्स ट्रीटीज, ठीक है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में स्पेशली टू इंश्योर दैट टैक्सेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स ट्रीटी के अकॉर्डेंस हो, ठीक। डिफरेंस बिटवीन एमएपी एपीए क्या है, एमएपी रिजॉल्व करता है ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट को, ठीक है। और एपीए चाहता ही नहीं है कि ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट हो। तो एपीए से होगा कि ट्रांसफ़र पहले ही से कुछ प्रिंसिपल्स रख दिए जाएंगे, ठीक है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है जो पहले कर लिया जाएगा, उसमें पहले से एक सेट कर दिया जाएगा सिस्टम कि भाई ऐसा डिस्प्यूट अराइज ही ना हो। पर डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उसको सॉल्व एमएपी के जरिए कोई भी दो स्टेट कर सकते हैं, ठीक। देखिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के साथ क्या है इश्यूज़, क्या है। पहला ये कि कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मेन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है दे इन्वॉल्व इंट्रिकेट बिजनेस स्ट्रक्चर, ऑपरेशन, सबसे काम करने की शैली अलग है, पद्धति सबकी अलग होती है, ठीक है। इसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल डिटरमाइन नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि हर एक कंपनी की जो है अलग अलग कार्य करने की शैली है। तो आर्म लेंथ प्रिंसिपल को डिफाइन करना, ये सब सारी चीज़ें। भाई दो एंटिटी ए और बी है, ये आपस में जो नॉर्मल इंडिपेंडेंट मार्केट में ये अलग अलग थी। जब ये ए और बी सेपरेटेड थी तो ये डील कर रही थी आपस में, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड निगोशिएशंस कर रही थी वो अलग था। पर भाई जब ये और बी मिल करके काम करने लगे, इनका काम है प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट गेन करना, ठीक है। अब मान लो ये बी कंपनी किसी टैक्स हेवन में सिचुएटेड है, तो अगर बी किसी टैक्स हेवन में सिचुएटेड है जहाँ टैक्स कम है, तो यहाँ ए को भी फायदा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को रोकने के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ये सब होते थे। चलिए पिछला लेक्चर देखेंगे आप, तभी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आ गया लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या डिफरेंट एंटिटीज लाइक टेक डिफरेंट टेक्निकल पोजीशन on similar international transactions पे, creating uncertainty for taxpayers and stalling APA negotiations। तो the lack of internal coordination की वजह से APA agreement फॉर्मल नहीं, मतलब काम नहीं कर पाता सही से। एक मिनट, चलिए ये बहुत ज़्यादा और डिटेलिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। डिले इन प्रोसेसिंग एपीएस, स्कार्स ह्यूमन रिसोर्स कम है। ह्यूमन रिसोर्स कम होने की वजह से क्या हो जाता है, लोग कम है। लेट्स तो डिले इन प्रोसेसिंग एज प्रोसेस इज यूजली फैक्ट इंटेंसिव एंड लीड ऑफ। तो डाटा एनालिसिस बहुत चाहिए होता है इसमें, ठीक है। और डाटा एनालिसिस बहुत चाहिए होता है, और पूरा देखिए डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट बनाती है कंपनियाँ, क्या क्या आप लिए हो, क्या ख़रीदे हो किसी दूसरी पार्टी से, कौन कौन सी चीज़ में आप डील कर रहे हो, कितना प्राइसिंग किए हो, बहुत सारी चीज़ें, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और इसमें डेटा वेटा चाहिए, तो अब ह्यूमन रिसोर्स आपके कम है, इस वजह से ये सब सारी चीज़ें जो हैं और डिले होती जाती हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिटेल था, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। वैसे ये सब एग्जाम में डायरेक्टली मे बी आई एम नॉट श्योर दैट इतना सब डिटेलिंग आएगी। चलिए आइए, बस आप कंक्लूजन देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग कंपनीज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, एपीए कंप्लायंस हो, इसके एपीए प्रोग्राम कैसे क्या होता है, एश्योर्ड फ्लो टू इंडियन ट्रेजरी। हमारी ट्रेजरी में पैसा आएगा, लोग टैक्स बचाते हैं तो टैक्स भाई नहीं बचाने देंगे, ठीक है। तो ट्रेजरी, स्टेट ट्रेजरी में पैसा आएगा। दूसरा, टू एड्रेस एपी इशूज़ आउटसोर्सिंग सब्जेक्ट्स मैटर एक्सपर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट ओनली सॉल्व। प्राइवेट सेक्टर से भी आप ले लो एक्सपर्ट को, ठीक है। भाई गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आउटसोर्स कर लो, प्राइवेट सेक्टर से ले लो जो भी एक्सपर्ट है। कैन नॉट ओनली सॉल्व
can not only solve human resource crunch issue but will also bring clarity to emerging complexities. तो जो भी complexities हैं उससे clarities आएंगी क्योंकि experts आएंगे प्राइवेट सेक्टर की, ये सब सारी चीज़ें हैं. चलिए हो गया. इनहेरिटेंस टैक्स एज ए टूल ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या बात है? चलिए आइए ये क्या है, क्या इसके बारे में पढ़ते हैं. इनहेरिटेंस टैक्स यूज ऑफ एज अ सिस्टम सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम इन द यूएसए टू अवॉइड क्या, टू एड्रेस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज वाइडली डिबेटेड. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स ये सब यूज आ रहा है. कैसे? देखिए इनहेरिटेंस टैक्स क्या है? इट इज़ लेवीड. कहाँ पे लेवी किया जाता है? इज लेवीड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट इनहेरिटेड अपॉन इंडिविजुअल्स डेथ. कोई मर गया, ये आदमी मर गया, अब इसकी कोई भी, ये कोई इंसान मर गया तो इसके कोई भी जो इनहेरिटेंस में ये बंदा है तो इनको ये सब मिल जाएगा. तो प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गई, तो ये लोगों ने प्रॉपर्टी इन्होंने इनहेरिट कर ली. इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टैक्स विच इज़ लेवीड ऑन टोटल वैल्यू ऑफ डिसीज पर्सन स्टेट. जो भाई जो इंसान मरा है इसकी टोटल वैल्यू पे कोई टैक्स लिया जा रहा है वो अलग है. जो ये लोग इनहेरिट करेंगे, ये जो बंदे हैं ये इनहेरिट जो कर रहे हैं, जो इनहेरिट करेंगे उस पर टैक्स लगेगा. और स्टेट टैक्स जो हो जाएगा ये तो पूरी इस बंदे की प्रॉपर्टी पे टैक्स लग जाएगा, पूरी इस बंदे की जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगेगा, वो अलग चीज़ हो गई. तो इट इज़ लेवीड. कई कंट्री में लेवी किया जाता है, जैसे जापान में ये 55% है, साउथ कोरिया में इट इज़ 50%. तो जापान इज 55% एंड साउथ कोरिया इट इज़ 50%. बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो, रेवेन्यू जनरेशन, इंक्रीज रेवेन्यू कैन बी यूज बाई गवर्नमेंट टू सोशियो. देखो इतना तो सरकार रेवेन्यू कलेक्ट कर ही रही है, अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट हो चाहे कोई प्रीवियस गवर्नमेंट रही हो, चाहे प्रेजेंट टाइम की हो चाहे प्रीवियस, ये लोग पैसा रेवेन्यू तो खूब ले लेते हैं, पर जब सरकार कोई भी गवर्नमेंट को लगाना होता है तो उतना नहीं लगा पाती. कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे भाई? इंक्रीज रेवेन्यू होगा, चलो ठीक है भाई. फिर क्या है? गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक. अब आपको पता है कितना सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है, इसके लिए करना है. फिर चलिए आइए देखा जाए क्या, रिड्यूसिंग वेल्थ इनइक्वालिटी. हाँ, इट कैन मिटिगेट वेल्थ कंसंट्रेशंस. तो लोग जो खूब जमा पूंजी जिनकी ज़्यादा है वो कम हो जाएगी. वैसे ही सेविंग कम चल रही है हमारी कंट्री में, सेविंग्स कम चल रही हैं, ठीक है. तो चलो और टैक्स कलेक्ट करो और सेविंग रिड्यूस करो लोगों का. तो इट कैन मिटिगेट क्या है, वेल्थ कंसंट्रेशन बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग अ पोर्शन ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ टू पब्लिक. तो भाई पब्लिक फंड प्रोग्राम यही जाके नेता लोग खा जाएंगे, यही पैसा जो फंड पब्लिक प्रोग्राम और सर्विस. कोई नेता हो किसी पार्टी का, सब खाएंगे. क्यों? क्योंकि इनको पार्टी रन करना है, चलाना है, प्रचार करना है, सारी पार्टीज करेंगी. तो यहाँ मिटिगेट करना है वेल्थ कंसंट्रेशन. चलिए अच्छी नीयत तो यहाँ साफ दिख रही है, अगर इंप्लीमेंट कर ले तो बहुत बढ़िया है. प्रमोटिंग मेरिटोक्रेसी टैक्सिंग इनहेरिटेड वेल्थ कैन हेल्प क्रिएट मोर लेवल प्लेइंग फील्ड एंड मेरिट के बेसिस पे हर चीज़ हो, ठीक है. मेरिटोक्रेसी आएगी, मेरिट के बेसिस पे होगा. इनहेरिटेड वेल्थ को आप टैक्स करोगे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगा और प्रमोट करेगा मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी. चलिए इनकरेज क्या है यहाँ पे, क्या इनकरेज कर रहे हो? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. ये क्या है? इट इनकरेजेस वेल्दी इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ मोर प्रोडक्टिवली ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. अच्छा, बच्चों के लिए ज़्यादा, भाई ज़्यादा बच्चों के लिए बचेगा तो ज़्यादा टैक्स लगेगा. ये लोग चाहेंगे कम बचे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि इनके इनकरेजिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ज़रूरी नहीं है. इनकरेजिंग वेल्दी टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ मोर प्रोडक्टिवली ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम रादर देन सिंपली पासिंग ऑन टू देयर हेयर्स. तो ये प्रमोट हो भी सकता है, नहीं भी. इंटर जनरेशनल इक्विटी. हाँ, इनहेरिटेंस टैक्स से क्या होगा? इट विल इंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन अक्रॉस जनरेशन. जो रिसोर्स है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी को कम ज़्यादा ना हो जाए. क्योंकि जिसको ज़्यादा मिलेगा पैसा, मान लो ये 3 बंदे हैं, इनमें से इसको ज़्यादा पैसा मिल गया, इसको थोड़ा कम मिला, इसको ज़्यादा मिल गया, इसको थोड़ा कम मिला, इसको और कम मिल गया, तो भाई टैक्स भी अलग लगेगा. तो इवन जब टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोग चाहेंगे कि बराबर का बंटवारा हो, ठीक है, बराबर का बंटवारा हो. दैट्स वाई. तो यहाँ इंटर जनरेशनल इक्विटी की मैं हिंदी में भी मैं भी चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं हिंदी में भी ये वाला लेक्चर लूँ, अगर हिंदी मीडियम के छात्रों को आसानी होगी तो. इनहेरिटेंस टैक्स कैन हेल्प इंश्योर दैट रिसोर्स आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस जनरेशन रादर दैन परपेचुएटिंग डायनेस्टिक वेल्थ अकुमुलेशन. चलिए आइए हो गया इम्प्लीकेशन एंड इनहेरिटेंस टैक्स. आइए देखा जाए क्या इम्प्लीकेशन क्या है, इसके असर क्या होंगे, इनहेरिटेंस टैक्स से बढ़ाने से करने से क्या होगा देखा जाए. पोटेंशियल टैक्स इवेजन, टैक्स बचाएंगे नहीं लोग. देखिए ड्यू टू हाई टैक्सेशन रेट, इंडिया में हमारा टैक्सेशन रेट हाई है. लूप होल सच एज टैक्स इवेजन अवॉइडेंस कैन बी यूज्ड. ऑल्सो इट मे लीड टू डिस्ट्रेस सेल ऑफ डिस्पोजिंग फॉर डिपॉजिटिंग टैक्सेस. तो भाई टैक्स जमा नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? इट मे लीड टू डिस्ट्रेस्ड सेल्स, ठीक है, ये हो सकता है इसका असर. और ड्यू टू हाई टैक्सेशन लूप होल सच एज टैक्स इवेजन लोग कर लेते हैं किसी न किसी, एंड अवॉइडेंस कैन बी यूज. तो ये सब सारी इम्प्लीकेशन इसके हैं. डिस्करेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. भाई देखो इंडिविजुअल जो होगा वो क्या करेगा? ही विल बी रिलेक्टेंट टू अकुमुलेट वेल्थ. भाई जब जनरेशन पे जा रहा है उस पर भी तुम टैक्स ले रहे हो तो अकुमुलेट नहीं करना चाहेगा.
और ताकि इसका टैक्स ना लिया जाए। फिर अफेक्ट बिजनेस कैसे, मेनी बिजनेस में मूव देयर बिजनेस अब्रॉड, बाहर चले जाएंगे भैया, यहाँ लो हमारी जनरेशन पे भी टैक्स लग रहा है। ये सब सारी चीज़ें हैं। चलो आओ बस हो गया, इतना ज़्यादा नहीं देखना है। डबल टैक्सेशन कंसर्न, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इनहेरिटेंस टैक्स रिप्रेजेंट डबल टैक्सेशन, एक तरह से हो गया। एज वेल्थ बीइंग ट्रांसफर्ड हैज ऑलरेडी बीन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। भैया अगर यहाँ इनकम टैक्स लगा है किसी एक इंसान पे, ये इंसान है, इसके बच्चे हैं सब, अब ये इनहेरिटेंस है ये सारा, तो जो इसकी प्रॉपर्टी थी इस पर तो ऑलरेडी टैक्स लग गया है, टैक्स तो लगा ही हुआ है, जैसे बनाया हुआ इनकम टैक्स तो लगा होगा। द वेल्थ बीइंग हैज ऑलरेडी बीन सब्जेक्ट टू इनकम एंड अदर टैक्सेस, कई टैक्स लगे होंगे ऑलरेडी, और जो कमाया हुआ है पैसा वैसा उस पर भी तो इनकम टैक्स लगा होगा। तो भाई जब ऑलरेडी टैक्स लगा के जब इनहेरिटेंस टैक्स ले रहे हो तो 2 टैक्स हो गए, तो यहाँ क्या हो गया, डबल टैक्सेशन। तो ये डबल टैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंक्लूजन क्या निकाला गया कि भाई कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि इनहेरिटेंस टैक्स, जो इनहेरिटेंस टैक्स इट कैन इफेक्टिवली रिड्यूस वेल्थ इनइक्वालिटी। कहा गया ये वेल्थ इनइक्वालिटी को रिड्यूस तो करेगा, बट थोड़ा हमें ग्रेडेड मैनर में काम करना है। वी शुड हैव वर्क इन ए ग्रेडेड मैनर। अचानक से आप ये जो वेल्थ टैक्स है, अचानक से ये सारा वेल्थ या इनहेरिटेंस टैक्स को अचानक से मत बढ़ा दो, पहले इतना बढ़ाओ, फिर इतना बढ़ाओ, फिर इतना बढ़ाओ, ऐसे कर लो, ठीक है। और देखो कि कितना रेवेन्यू कैपेसिटी आप जनरेट कर सकते हो कि नहीं से, रेवेन्यू कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कितना इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, इसको भी आप देखो कि लॉन्ग टर्म। इतने सारे एनालिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, डेटा का यूज़ करो कंट्री का, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इकोनॉमी इम्पैक्ट निगेटिव पड़ेगा इससे कि पॉजिटिव। ये देखिए कितनी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी हो रही है इससे, जिससे वाकई उत्थान हो सकता है हमारे देश का। तो बहुत सारा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है इसमें। इकोनॉमिक्स वाले ज़्यादा बेहतर जानेंगे, वी आर नॉट एन इकोनॉमिस्ट, पर्सनली आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, बट स्टिल। तो यहाँ बट इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर केयरफुल बैलेंसिंग, देखिए यही वाली बात की गई है, बैलेंसिंग टू अवॉइड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ना। एक वेल डिजाइंड प्रोग्रेसिव इनहेरिटेंस टैक्स सिस्टम हो, वेल डिजाइंड प्रोग्रेसिव हो, विद मेजर्स अगेंस्ट अवॉइडेंस कैन प्रमोट वेल्थ इक्विटी, जिससे वेल्थ इक्विटी आएगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये सब सारी बातें, ये बकवास जो की गई है वो ये की गई है, देखिए आपको पढ़ना पड़ रहा तो बकवास ही है, ठीक है। तो प्रमोट वेल्थ इक्विटी, रेजिंग रेवेन्यू फॉर सोशल प्रोग्राम्स, ठीक, बस इतना इसका काम है। देखिए कितने समय हो चुका है, बस 12 मिनट हुआ है। आइए नॉन टैक्स रेवेन्यू डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में देखा जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है डिसइन्वेस्टमेंट, स्टार्ट करते हैं, नया वाला टॉपिक है। अब डिसइन्वेस्टमेंट में है क्या, ठीक है, आइए देखा जाए। सेंटर इज लाइकली टू मिस इट्स, क्या करना है सेंटर को, सेंटर इज लाइकली टू मिस इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है, सेंटर इज लाइकली टू मिस इट फॉर द करेंट ईयर एज इट हैज़ बीन एबल टू गार्नर ओनली अराउंड 10,000 करोड़। तो अभी तक 10,000 करोड़ सिर्फ मिले किससे, डिसइन्वेस्टमेंट से, और इसका टारगेट था 51,000 करोड़ 2024 तक। तो 2024 तक कितना हज़ार करोड़ का ये था इनका एक्सपेक्टेशन, 11,000 करोड़। अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट है क्या, ये क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है, द गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिंग इट्स स्टेक इन द कंपनी, कंपनी में जो हिस्सेदारी है इनकी, इसको बेचना जो है वही है। देयर आर 2 डिफरेंट अप्रोचेज। पहला क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि दे इज इंटायर, इट इम्प्लाइज इंटायर और सब्सटेंशियल सेल ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है मेनली। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा उसको बेच दिया, इंटायर और सब्सटेंशियल सेल ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। तो गवर्नमेंट शेयर 50% से 51% से कम हो गया, ठीक। अच्छा, अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, तो जो मैनेजमेंट कंट्रोल पहले सरकार के पास था, ये मैनेजमेंट कंट्रोल जिसको बेचा उसके पास आ गया। दूसरा है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट का 51% स्टेक रहता है। मान लो गवर्नमेंट 62% स्टेक था तो 51 हो गया, बस यही है, अभी भी कंट्रोल इसका है। अच्छा आइए, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, क्या है डिसइन्वेस्टमेंट डन, वाई डिसइन्वेस्टमेंट। पहला तो रिडक्शन ऑफ द फिजिकल बर्डन, जो फिजिकल बर्डन आ रहा पैसे का, एज इट कैन बी यूज टू फाइनेंस फिजिकल, जो फिजिकल डेफिसिट आया है, तो जब बेच दोगे आप, डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा आपको, तो वो आपको रेवेन्यू फाइनेंस करने में मदद मिलती है। अच्छा दूसरा ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, किसी और प्रोडक्टिव काम में अगर मान लो कहीं डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो फंक्शनिंग नहीं है। एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, तो कई ऐसे एजेंसीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जहाँ पे सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो और देखिए उस डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा, तो जहाँ नुकसान था उसके बजाय प्रोडक्टिव एरियाज जहाँ पे हैं वहाँ पे हेल्थ या एजुकेशन में खर्च कर दिया जाए। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इन वेरियस PSU में, क्या है कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से PSU को तब भी गवर्नमेंट क्या करती है,
डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। चलिए आइए आगे देखा जाए। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर एंड आइडल लाइन पब्लिक सेक्टर। जो आइडल पब्लिक सेक्टर है एसेट जिससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा, और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है इससे गवर्नमेंट चाहती है हम विड्रॉ कर लें। टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन। कंपटीशन कैसे आएगा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट हो गया, आपने स्टेक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भेज दिया, तो इससे भी थोड़ा कंपटीशन आएगा और मार्केट डिसिप्लिन इंप्रूव होगी। तो इंट्रोड्यूस कंपटीशन टू डीपॉलिटिसाइज नॉन एसेंशियल सर्विसेज इन द लॉन्ग रन। जो नॉन एसेंशियल सर्विस है उसको डीपॉलिटिसाइज कर देना लॉन्ग रन में, ये सब सारा काम है। चलिए इसमें कोई मेथड क्या होता है, इसमें मेथड में ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट में देखिए क्या क्या होता है। पहले तो होता है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है ये देखा जाए। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसमें क्या होता है, इसमें ऑफर ऑफ शेयर्स बाय द अनलिस्टेड सीपीएसई और द गवर्नमेंट आउट ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो आईपीएल इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जिसे कंपनी शेयर रेज करती है, जिसमें पैसा जब कंपनी नई पहली बार उठाती है ना तो शेयर इशू करती है, फिर उस शेयर में प्राइमरी मार्केट का है, ये फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। तो पहला जो इशू ऑफ द शेयर है दैट इज़ द आईपीओ। तो अब दिस इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, आईपीओ के थ्रू हो जाता है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, ऑफर ऑफ शेयर्स बाय द अनलिस्टेड सीपीएसई और द गवर्नमेंट, ठीक, आउट ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो शेयर है वो आप खरीद लो, ले लो। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ टू द पब्लिक सेक्टर। चलिए आइए दूसरा, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग होती है बाय शेयर्स बाय लिस्टेड सीपीएसईज। इसमें भी यही चीज़ें हैं कि द गवर्नमेंट आउट ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग और कम्बिनेशन ऑफ बोथ टू द पब्लिक और सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ फर्दर पब्लिक ऑफर होता है। फिर ऑफर फॉर सेल, ऑफर सेल फॉर सेल में क्या, ऑक्शन होता है ऑफ शेयर्स ऑन द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाई स्टॉक एक्सचेंज। जो प्लेटफॉर्म देगा उस पर आप क्या करोगे, सेल, ऑक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑक्शन ऑफ द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा। फिर स्ट्रैटेजिक सेल, इसमें क्या होता है, इसमें है सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग अप टू 50% और हायर विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो यहाँ मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रैटेजिक सेल में सरकार के पास से चला जाता है जिसको आप दे रहे हो या जो खरीद रहा है। फिर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम क्या होता है भाई, ओनली इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट इन द ऑफरिंग। तो इसमें इंस्टीट्यूशन सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको कह दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। दूसरा एक्सचेंज, सीपीएसई का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में हो जाता है। अलाउ साइमल्टेनियस सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन वेरियस सीपीएसईज अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर थ्रू अ सिंगल ऑफरिंग के साथ मल्टीपल सीपीएसईज ईटीएफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो हमने ये तरीके देख लिए मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा वैसा डाल करके। ठीक है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का स्पेशली लाइक म्यूचुअल फंड है, बट थोड़ा म्यूचुअल फंड से ये अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है म्यूचुअल फंड से, कि इसको एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो आप। ठीक है, स्टॉक से कभी भी ट्रेड कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड को वंस इन अ डे ट्रेड किया जाता है, या वंस इन अ डे इसका होता है, पर दिस इज ट्रेडेड अ होल डे। चलिए आइए, ज़्यादा कुछ नई डिटेलिंग में जाना है और मेंस पर्सपेक्टिव से। चलिए आइए, ये हो गया है, क्यों ही मिटा रहा हूँ मैं। चैलेंजेस देखा जाए, चैलेंजेस क्या हैं, देखिए समय कितना है, समय काफ़ी है हमारे पास। चलिए आइए, चैलेंजेस देखा क्या है, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस इन अचीविंग द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। ग्लोबल डेवलपमेंट क्या है भाई, ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस में ग्लोबल डेवलपमेंट आ जाएगा। एक्सपर्ट सजेस्ट, क्या एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं, एक मिनट और इसको बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही। दैट पेंडेमिक इंड्यूस अनसर्टेनिटी, जो पेंडेमिक की वजह से अनसर्टेनिटी आई है, द जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं, देखिए अभी भी लड़ाई वड़ाई चल रही, और जो भी एसोसिएटेड रिस्क हैं, ये रीज़न है फॉर द गवर्नमेंट मिसिंग टारगेट, पहला। दूसरा, वैल्यूएशन डिबेट, ऑफन अक्सर द गवर्नमेंट फेसेस एलिगेशंस फॉर अंडर वैल्यूएशन ऑफ नेशनल एसेट्स मेनली। तो अंडर वैल्यूएशन कर देती है सरकार कई बार नेशनल एसेट का, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंसिडरेशन ऑफ सरप्लस एसेट, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, एंड नॉन सेग्रीगेशन ऑफ कोर एंड नॉन कोर एसेट। तो कोर एसेट और नॉन कोर एसेट्स का नॉन सेग्रीगेशन की वजह से कई बार जो होता है अंडर वैल्यू कर देती है सरकार नेशनल एसेट का, और लैंड और बिल्डिंग को भी कंसिडर नहीं करती। सरप्लस एसेट लाइक लैंड, नॉन कंसिडरेशन ऑफ सरप्लस एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग।
यहाँ देखिए सेग्रीगेशन ऑफ नॉन एंड कोर कहा गया है। तो कोर वाले में क्या आ जाएगा, कोर कोई कंपनी है कुछ बना रही है, मान लो रुई बना रही है या कुछ ही बना रही है, कपड़ा बना रही है, फोम बना रही, कुछ ही बना रही, तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेगा, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगेगा, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो भी ये जो कोर फंक्शनिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट लगेगा, जो कि सामान लगेगा, ये सारा जो है कोर में आ जाता है, ठीक है। तो ये कोर में आ जाएगा। मेनली जो प्रोडक्शन पे इफेक्ट डाल रहा है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, जिसके ना होने से प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, वो हो गया कोर, जिसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, मशीनरीज आ जाएंगी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। जबकि नॉन कोर वाले में लैंड आ जाएगा, कोई लैंड है या बिल्डिंग है जिसका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोई वो नहीं है, लैंड बिल्डिंग हो गया, या कंपनी की कोई और इन्वेस्टमेंट हो गई, कंपनी की और कहीं इन्वेस्टमेंट हो गई है, इसकी सब्सिडियरीज हैं, ठीक है, जो इसका डिवीज़न है, जो फैक्ट्री में काम करता है अलग अलग, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन से इन्वेंट्री हो गई, जो बच गया सामान एक्स्ट्रा, ठीक है, और जिसका प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ये सब सारा जो है नॉन कोर में आ जाएगा, आप समझ गए। तो जो मेनली प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल दैट, जिससे फ़र्क पड़ता है, तो वो हो जाएंगी कोर, ठीक, और नॉन कोर अलग वाली हो जाएंगी, जिसका प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इनको सेग्रीगेट नहीं कर रही कंपनी, इस वजह से भी चैलेंजेस, ये भी चैलेंजेस हैं डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट में, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ द डेट आप नहीं कर पा रहे हो, इनको सेग्रीगेट करना है, और आप कंसीडर भी नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एक और टर्म आया है कि यहाँ पे है कि नॉन कंसिडरेशन ऑफ सरप्लस एसेट, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, और नॉन सेग्रीगेशन, तो आपको सेग्रीगेट, आप नॉन कंसिडरेशन है और प्लस सेग्रीगेशन भी नहीं कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट डिसीजन टू हैव मेजॉरिटी ओनरशिप, ठीक है, मेजॉरिटी ओनरशिप गवर्नमेंट रखता है, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि गवर्नमेंट्स डिसीजन टू हैव मेजॉरिटी ओनरशिप, इससे भी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अचीव करने में दिक्कत आ रही है। भाई यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं किया आपने ना, नॉन सेग्रीगेट कर दिया, तो अगर सेग्रीगेट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, रियल वैल्यू पता चल जाएगी, वैल्यूएशन प्रॉपर हो जाएगी ना एसेट की, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन यहाँ पे क्या है, फियर ऑफ लेबर अनरेस्ट, तो लेबर अनरेस्ट तो इंडिया में प्रॉब्लम है, ये जॉब लॉस हो जाती है, प्राइवेट मोनोपोली है, एज गवर्नमेंट विड्रॉस फ्रॉम वेरियस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का डायरेक्ट मोनोपोली हर जगह होता जा रहा है, ये भी अच्छा नहीं है, चाहे मोनोपोली गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, तो देयर शुड बी अ बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, मोनोपोली में भी। देखिए बैलेंस क्या रहे, यहाँ गवर्नमेंट है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, मेनली विट इज़ फ्रूटफुल टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, जो फ्रूटफुल हो इकोनॉमी के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इधर बैलेंस से शिफ्ट भी हो सकता है लेफ्ट राइट, विच इज़ फ्रूटफुल टू द इकोनॉमी। चलिए आइए देखा जाए, मैं आसान भाषा में बता सकता हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। चलिए, मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव डिस इन्वेस्टमेंट, क्या मेज़र लेना चाहिए। नीति आयोग के मुताबिक, नीति आयोग क्या कहता है, नीति आयोग के मुताबिक देयर शुड बी कंटिन्यूड क्लोजर ऑफ 6 CPSEs, जो सिख हैं जिनसे मुनाफा नहीं हो रहा है उनको आप बंद कर दीजिए, कंटिन्यूड क्लोजर ऑफ द 6 CPSEs एंड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ वाइबल CPSEs, वाइबल CPSEs हैं उसका थोड़ा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करिए, पर जो थोड़ा सा सिख है उनको तो क्लोज ही कर दीजिए। Disinvestment should be guided by government withdrawal from goods and service where competitive markets have already emerged, तो जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ चाहिए कि थोड़ा सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, थोड़ा कंपटीशन आए, थोड़ा और इम्प्रूव्ड सर्विसेज हो, स्पेशली फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज वेयर कंपटीशन मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इमर्ज कर चुकी है, वहाँ पे आप और मौका दीजिए, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा है जिससे कंपनी का ही मुनाफा होगा और अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन कंट्री का। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई गई है टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर से। अच्छा, अब ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो आपके बारे में ये अलग से मैं लेक्चर ले सकता हूँ, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, ये किस लिए किया गया था, ये हुआ था क्यों, टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एसेट बाय टैपिंग द प्राइवेट सेक्टर कैपिटल। तो प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल और इफिशियंसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, वी विल अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एसेट्स, तो दैट इज़ द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। देखिए, एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो एसेट मोनेटाइजेशन, तो अगर कोई एसेट है उसको मोनेटाइज करना, मोनेटाइज मतलब पैसा जनरेट करना, तो एसेट का मोनेटाइज का मतलब कि आप मोनेटाइज करिए किसी एसेट को, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करके, आप इन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट सेक्टर आएगा और इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो क्यों CPSE में, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में या गवर्नमेंट ओन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्यों, कोई भी एसेट है ये अनलॉक्ड एसेट होगा या अनयूज्ड एसेट है। सबसे पहली बात, जो अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज्ड एसेट की बात हो रही है, यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड एसेट या अंडर यूटिलाइज्ड एसेट की बात हो रही है।
तो उसको यूटिलाइज़ करना, उसके पोटेंशियल को गेन करना, उसके लिए टैप करी जाएगी प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी को। जो भी प्राइवेट सेक्टर है इसके एनर्जी को टैप किया जाएगा, इसके एक्सपीरियंस को टैप किया जाएगा, इसके जो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को टैप किया जाएगा, यूटिलाइज़ किया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में एक क्या होगा, तालमेल बिठाया जाएगा। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ प्राइवेटाइजेशन। यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल करके एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के साथ काम करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के साथ काम करते हैं दोनों मिल करके। दे वर्क विद द फॉर्मेशन, दे हैव एन स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म, ठीक, या स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप भी कह सकते हो आप, पार्टनरशिप होती है इनके अंदर, ठीक है। और एसेट को मोनेटाइज किया जाता है, इट्स फॉर अ फिक्स पीरियड के लिए किया जाता है कि भाई जो भी अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज एसेट है उसको मोनेटाइज किया गया, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट किया गया और उसको और रिक्रिएट किया गया। मेनली इट इज़ द ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ब्राउन फील्ड, ठीक है। एकदम ग्रीन फील्ड में तो नया स्ट्रक्चर, नया कोई प्रोजेक्ट होता है, पर इट इज़ अ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो एसेट मोनेटाइज करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट आया है। और जो कमेटी, विजय केलकर कमेटी ने 2012 में सबसे पहले एक कमेटी आई थी जिसका नाम था विजय केलकर, ये आप नोट कर लीजिए, विजय केलकर कमेटी। तो एसेट मोनेटाइजेशन के लिए 2012 में विजय केलकर कमेटी आई थी। ये दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। तो पूरी पाइपलाइन है, पूरे मेजर कई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं एसेट मोनेटाइजेशन में, सिर्फ एक प्रोजेक्ट तो आता नहीं है, कई आ जाते हैं। वे मेनली इट इज़ कंसर्न विद द यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज या अनयूज्ड वाला एसेट आ जाता है, ठीक है। कि और भी डिटेल है प्राइवेट सेक्टर ये एसेट मोनेटाइजेशन पे, ये नए लेक्चर में मैं लूँगा, ऐसे नहीं कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते। बाकी आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा रुक करके। चलिए, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेंथन, CPSE को स्ट्रेंथन किया जाए, ये मेजर्स हैं ताकि इन्वेस्टमेंट कैसे डिसइम्प्रूव हो डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रेंथन CPSEs, उनके काम को रिफॉर्म किया जाए बाई कंसिडरिंग इट एज अ रिसोर्स रेजिंग एक्सरसाइज, बाई ग्रांटिंग ग्रेटर मैनेजरियल ऑटोनॉमी टू देयर बोर्ड्स एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो CPSEs को इम्प्रूव किया जाए ताकि ये डिसीजन अच्छा ले सकें और उनकी मैनेजरियल ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, हर जगह सरकार रोड़ा और रुकावट न डाले, ठीक है। तो इनको खुद से भी कुछ काम किया जाए क्योंकि इनका एक्सपीरियंस, यूटिलाइज एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं कई साल से, तो उनका भी एक रोल हो, स्टेक होल्डर हैं तो उनका भी एडवाइस ली जाए, ये सब है। उनकी मैनेजरियल ऑटोनॉमी हो और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो। तो इससे आप स्ट्रेंथन करते हैं CPSE को बाय रिफॉर्मिंग देयर वर्किंग, ठीक है। इनको कंसिडर किया गया एज अ रिसोर्स रेजिंग एक्सरसाइज, ठीक है, एज अ रिसोर्स रेजिंग एक्सरसाइज। तो दे आर कंसिडरिंग इट एज अ रिसोर्स रेजिंग एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो चलिए, ये सारा हमारा हो चुका है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। और थोड़ा सा मैं एसेट मोनेटाइजेशन का अलग लेक्चर लूँगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इसके बाद, देखिए यहाँ एसेट मोनेटाइजेशन आ भी गया, किसमें है क्या, चलिए आइए। देन वी विल हैव अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन विल एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो ये ख़त्म हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे ये हम 1-2 लेक्चर और लगेगा, फिर हम ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये मेरा अभी लास्ट लेक्चर है, ये वाला। एक लेक्चर शायद में भी 2 लेक्चर और लगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम में भी नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं इसमें कुछ खास, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू।